आज दीपक तेरे साथ मैं अपनी 10वीं क्लास के पेपर देने के बाद एक अद्भुत और स्मरणीय यात्रा का वर्णन करूंगा। मैंने पेपर दिए 10वीं के। जिया जी का, मेरे आदरणीय जिया जी श्री सूरजपाल जी का पत्र आया। उस पत्र में नेपाल आने का पूरा नक्शा मुझे भेजा और कहा इस तरह से तूने आना है। मैं पेपर देने के बाद फुर्दिन नगर से कासगंज के लिए चला। कासगंज से मैं बलराम चला। सारी यात्रा के लिए आदरणीय माता जी, जो मेरे जिया जी की माँ थी, उन्होंने मेरे लिए गुजिया वगैरह और अन्य सामान बना दिया ताकि नेपाल जाते वक्त किसी तरह की खाने की कोई दिक्कत ना आए। मैं कासगंज पहुंचा। कासगंज से मैं बलराम गया, अपनी माँ से मिला। माँ से मिलने के बाद मैं कासगंज पुनः आया। वहाँ मेरे आदरणीय चाचा जी श्री रामदास जी को मैंने बताया कि मैं काठमांडू जा रहा हूँ। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और रात के 8 बजे वो पुनः मेरे चाचा अपनी मोटरसाइकिल से बैठा के रेलवे स्टेशन ले गए और रेलवे स्टेशन पे उन्होंने टिकट खरीदा मेरे लिए और टिकट खरीद के मुझे लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठा दिया। मेरा चाचा जी के प्रति जो उस वक्त मैंने प्यार देखा वो कि अद्भुत था दीपक। आज मुझे याद आता है वो प्रकरण उनका। मुझे बिठा के वो चले गए। सुबह 5 बजे मैं लखनऊ पहुंचा। वहां से पुनः मुझे मुजफ्फरपुर बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वो वहाँ मैंने 8 बजे वो ट्रेन पकड़ी लखनऊ से और रात के 10 बजे मैं मुजफ्फरपुर पहुंचा। वहाँ से उतरने के बाद मुझे संगोली की ट्रेन पकड़नी थी जो रात को उसी वक्त थी। हाँ, ये जो इस वाकया है, ये मेरी अद्भुत यात्रा थी, वो मई 1971 की है। फिर मैंने मुजफ्फरपुर से संगोली के लिए ट्रेन पकड़ी। संगोली में 1 बजे पहुंच गया और संगोली स्टेशन का जो मैं क्या वर्णन करूं कि कोई लाइट नहीं थी बिहार में, बिल्कुल अंधेरा। जो ट्रेन को इंडिकेशन देते हैं वो एक अपनी लालटेन लेके खड़ा हुआ था। उस आदमी से मैंने पूछा तो उसने कहा भाई वो रक्सौल के लिए ट्रेन जो है वो सुबह जाएगी 5 बजे, आप इस बेंच पे बैठ जाइए और वहां पर अपना इंतजार करिएगा। मैं बेटा बेंच पे बैठ गया। मुझे नींद आ गई, थका हुआ था मैं। और मेरी अचानक ही 4:30 बजे जब नींद खुली तो मैं देखता हूँ कि संगोली स्टेशन की बेंच पर मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी पैंट की बेल्ट खुली हुई थी। फिर मैंने मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ धोने के बाद मैंने रक्सौल के लिए 5 बजे ट्रेन पकड़ ली। 5 बजे जब मैं ट्रेन में बैठा, वहाँ का अद्भुत नज़ारे, पहाड़, रक्सौल तक मैं बड़ा ही मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे बहुत ही स्मरणीय सीन आज भी मुझे याद आता है। रक्सौल पहुँचने के बाद मैं वीरगंज गया। वीरगंज पास ही है। वहाँ से मैंने कुछ करेंसी नेपाल की ली और उसके बाद बस बैठा। अब वीरगंज से काठमांडू तक का सफर जो था वो लगभग 12 घंटे का था। ऊपर नीचे पहाड़ों पे बस का चलना। उसमें वीरगंज में मैंने खाना इसलिए नहीं खाया कि मैं जो घर से लाया हूँ
मैं उसे खाऊंगा, मगर मैंने जब देखा बस के अंदर कि मेरा खाना वो खराब हो चुका था, मैं भूखा था। 6 घंटे के सफर के बाद बस जो है पहाड़ों के बीच में बने हुए एक रेस्टोरेंट पे रुकी। वहां पर मैंने 2 बंद लिए, चाय ली, मगर पेट में भूख ज्यादा होने की वजह से वो एक ही बंद में खा सका और मुझे उल्टी सा लगने लगा, मैंने नहीं खाया। फिर रात के 8:30 बजे मैं काठमांडू पहुंचा। मेरे आदरणीय जिया जी वहां मेरा 8:20 तक इंतजार करते रहे। फिर उन्हें लगा शायद बस कैंसिल हो गई है, वो बहुत चिंतित हुए और फिर वो घर वापस चले गए काठमांडू में। मैंने चारों तरफ देखा कि मेरे जिया जी नहीं हैं, तो फिर मैंने एक टैक्सी वाले जो सरदार जी थे उनसे मैंने कहा कि दिल्ली बाजार जाना है। उन्होंने दिल्ली बाजार के लिए मुझे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। अब मेरे पास जो नक्शा था उसके अनुसार है कि कहीं त्रुटि हो गई और उस त्रुटि के अंदर मैं वो टैक्सी वाले सरदार जी मुझे इधर से उधर घुमाते रहे। अंत में एक इंडियन अपनी कोठी में घूम रहे थे। रात के 11:30 बजे हुए थे उस वक्त। उनसे मैंने पूछा कि ये मुझे बताइए कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पीछे जाइए और वहाँ एक गली है उससे अंदर चले जाइए, वहाँ उनको आपको 2 मकान मिलेंगे, उसमें एक मकान में वो आपके जिया जी रहते हैं। मैं वहाँ पहुँचा। मैं खेतों में घर बने हुए थे। मैंने एक पुरानी सी अच्छे घर को की खिड़की से कुछ लोगों का खाना खाते हुए देखा। उनसे मैंने पूछा कि मैं इंडिया से आया हूँ, यहाँ इंडियन कौन रहते हैं? तो उन्होंने मुझे इशारा करके अपनी भाषा में नेपाली में बताया कि इधर रहते हैं। मैं उसको मकान की तरफ चला तो वो मकान पूरे चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ था। अब मैं उसमें कई सारे दरवाजे थे मकान में। अब मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं कौन से दरवाजे को खटखटाऊं। और मैंने 2 चक्कर लगाए इस मकान के, फिर मैंने जो समझ आया वही मैंने दरवाजा खटखटा दिया और वो दरवाजा रसोई का निकला। रसोई में उस मकान में 2 मंजिल बनी हुई थी। नीचे वाली मंजिल में मिस्टर कोई शर्मा रहते थे। उनको जब रसोई का दरवाजा खटखटाया तो उनको लगा कि कहीं कोई गलत आदमी आ गया है। फिर आपस में उन्होंने बातें की तो मेरे से पूछा, भाई कौन है आप? मेरा नाम जय सिंह है और मैं इंडिया से आया हूँ। तब उन्होंने एकदम दरवाजा खोला और मुझे अंदर लिया। इतने में मेरे जीजा जी है ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, वो एकदम नीचे आए और मुझे लेके चले गए। दूसरे दिन मेरे जिया जी और मेरी बहन ने मेरे जिया जी को कहा कि भाई इसे पशुपतिनाथ मंदिर ले जाओ। ईश्वर की कृपा से ये 2.5 दिन में हमारे पास पहुंचा है, लंबा सफर करके। फिर मेरे आदरणीय जिया जी मुझे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए। मैंने महादेव को माथा टेका। तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं क्या ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। बस हाथ जोड़ के दर्शन करके मैं जिया जी के साथ वापस घर आ गया। मैं 2 महीने 8 दिन नेपाल में रहा, काठमांडू में। बड़ा ही मनमोहक जगह है वो, बहुत अच्छा लगा। जिया जी ने मेरे लिए काफ़ी शॉपिंग कराई, मेरे लिए ढेर सारे कपड़े लिए और 2 महीने 8 दिन के बाद मैं भारत के लिए रवाना हुआ। मुझे मेरे जिया जी ने काठमांडू से पटना तक जहाज से भेजा और उस जहाज का मेरा पहला अनुभव था।
जो हर किसी का होता है। मैं वहाँ से जहाज से पटना आया। पटना से मुझे रात को 8 बजे ट्रेन पकड़नी थी कालका। मैंने वो ट्रेन पकड़ी। मेरा रिजर्वेशन नहीं था, मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी, मैं मात्र 14 साल 9 महीने का था। वहाँ मैंने टीटी से रिक्वेस्ट की, उसने अपनी जो सीट होती है बैठने की वो मुझे उपलब्ध करा दी और मैं पटना से हाथरस तक ट्रेन से पहुँचा। फिर हाथरस से फिर मैं उड़दिन नगर पहुँचने पे मेरे जिया जी के बड़े भाई आदरणीय चौधरी मुंशीलाल जी ने मेरा हाल चाल पूछा, मुझे आशीर्वाद दिया और थे मेरे साथी शेर सिंह है, हरी सिंह है, निरंजन लाल है। उन लोगों ने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया और अमर सिंह जो मेरे जिया जी के बड़े भाई के बड़े बेटे हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की भी की है। उन्होंने भी मुझे काफ़ी सराहा। कुछ दिन बाद मेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर मेरे जिया जी का लेटर आया। उन्होंने मुझे सलाह दी कि अलीगढ़ जाओ और मिस्टर भारती हैं उनके भाई से मिलो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। और मेरा दाखिला हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। बस दीपक, यही थी मेरी नेपाल यात्रा की कहानी, जो एक अद्भुत थी। एक 14 साल 9 महीने का बच्चा 2.5 दिन का सफर करके नेपाल पहुंच जाता है। 1971 में हवाई यात्रा का अनुभव वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी जहाज अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी भाई, जिस किसी ने जहाज नजदीक से नहीं देखा और वो व्यक्ति उसमें सफर करके काठमांडू से पटना पहुंचा, अंदर का नज़ारा देखा। अब मेरे आदरणीय जिया जी ने मेरे लिए कौन सा खाना उसमें बुक करा दिया था। अब वो मैंने जब खाना खाया तो मुझसे नहीं खाया गया, कुछ अजीब सा लगा मेरे को। फिर वो मैं खाना है अपने साथ ही ले आया, उड़दिन नगर में सबको चखाया है मैंने। वो कहते हैं भाई ये क्या है? मुझे भी नहीं पता क्या है ये, खा जाओ। सिगरेट भी मिली थी वहाँ? सिगरेट भी मिली थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उस वक्त उपलब्ध कराई जाती थी फ्लाइट पे। शायद डिमांड पे होती होंगी, अब ये मुझे नहीं मालूम। जो जिया जी ने मेरे लिए जो उसमें मीनू में डाल दी होंगी वो मुझे उपलब्ध कराई गई। यही है मेरी तो छोटी सी आनंद लिया होगा सब लोगों ने जब ना खाया तो सबको अच्छा लगा। तो मैं इस यात्रा में कुछ व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रथम तो मैं अपने जिया जी श्री सूरजपाल जी का आभार करूँगा, अपनी बहन का आभार करूँगा। दूसरा मैं रामदास चाचा जी का, जो मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए और मुझे उस वक्त उनका स्नेह मुझे अद्भुत लगा था। और जिया जी की माता जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए खाने का सामान बना के मुझे अच्छी तरह से विदा किया था। बस यही कहानी है। ये यात्रा का एक अनुभव मैंने दीपक शेयर किया है तुम्हारे साथ।